एसडीएम, डिप्टी एसपी, तहसीलदार, एआरटीओ, सब रजिस्ट्रार, ऐसी अच्छी अच्छी पोस्ट के बारे में हमने जाना अभी तक। अब हम आगे ये जानेंगे कि इन पोस्ट को आखिर हम कैसे पा सकते हैं, आखिर वो कौन सा प्रोसेस है, क्या चयन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम इन पदों पर सिलेक्शन पा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी कैसे करें कि इस सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने बताया कि जो लोग बहुत कंफ्यूज हैं, घर पर रहकर सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कारणवश कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी से यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक लगभग 7-8 वीडियोस की एक सीरीज लेकर आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था, डे बाय डे मैंने एक टारगेट दिया था और उसको फॉलो करने के लिए बोला था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस टारगेट को फॉलो कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने देव, साहिल, उज्जवल, इन सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। आप लोग हमसे बहुत समय से कह रहे थे कि सीरीज का नेक्स्ट वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, नेक्स्ट टारगेट क्यों नहीं आप दे रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि यूपीपीसीएस मेंस का एग्ज़ाम 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो मेंस के बच्चों के लिए हिंदी के और एग्ज़ाम हॉल में कैसे पेपर अटैम्प्ट करें, आप लोगों ने देखे होंगे वीडियोस भी, और वैसे भी वीडियो से अलग भी उनको गाइड करने की वजह से आप लोगों की वीडियो के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन अब वो सारे वीडियोस बन चुके हैं। आप लोगों के भी ये वीडियोस हालांकि तैयार हैं, बस इनको एडिट करना और अपलोड करना, इनमें ज़्यादा समय लग रहा था, इस वजह से ये अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो आगे से अब आप लोगों की वीडियो फिर से एक बार कंटिन्यू आएंगे। मैंने अपने आखिरी वीडियो में आप लोगों से बोला था कि आप लोग स्ट्रेटजी अपनी अपनी एक बनाइए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि जो लोग खुद से स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हैं, जिन्हें दिक्कतें फिर भी आ रही हैं सारी वीडियोस को फॉलो करने के बाद, उनके लिए मैं एक टेंटेटिव स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज से हम फिर से उसी पर चर्चा करेंगे। तो सारे वीडियोस का क्रक्स लाके आज यहाँ से मैं आपको फिर से बता रहा हूँ यूपीपीसीएस 2024 के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यूपीपीसीएस आखिर क्या है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उसमें कौन कौन से पद शामिल हैं हम देखेंगे। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम शैक्षिक योग्यता की हमारी क्या होनी चाहिए जो हम यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे सकें, क्या हमारी शारीरिक मापदंड होना चाहिए। जैसे हम लोग पुलिस में जाते हैं तो भाई हाइट चाहिए 168, आर्मी में जाते हैं तब चाहिए फिजिकल चाहिए। क्या यूपीपीसीएस में भी ऐसा है, क्या कोई शारीरिक मापदंड है? तो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चौथा, हम लोग देखेंगे आयु सीमा, एज लिमिट क्या है, किस एज से किस एज तक के लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस, क्या ये एग्ज़ाम सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए है या जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। अगला, प्रयासों की संख्या, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आखिर हम इस एग्ज़ाम को कितने बार दे सकते हैं। क्या हम इस एग्ज़ाम को एक बार दे सकते हैं, 5 बार दे सकते हैं, या कितनी भी बार दे सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ फिर हम चर्चा करेंगे, जब हम इन सब चीज़ों के बारे में देख लेंगे फिर हम चर्चा करेंगे चयन प्रक्रिया, जो इस एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम की, सिलेक्शन प्रोसेस, उस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे आखिरी में हम चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम के बारे में। अब जैसा कि ऐसी एक वीडियो हमने पिछले साल 2023 वालों के लिए भी बनाई थी, अब चूँकि इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि 2023 के एग्ज़ाम से हमारा सिलेबस चेंज हो चुका है। पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट हम पढ़ते थे, ऑप्शनल के 2 पेपर होते थे, लेकिन ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बच्चों के आ जा रहे थे। जैसे जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे थे वो 400 में से 380, 390 नंबर भी लेकर आ रहे थे, वहीं जो आर्ट्स और हिस्ट्री ऐसे के बैकग्राउंड के बच्चे थे उनके 400 में से 250 तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ये 130 नंबर, आप समझ रहे हैं, जिस एग्ज़ाम में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर 130 नंबर का जो ऐसा 100 नंबर का मार्जिन आ जा रहा था। इसलिए जो बड़ी पोस्टें थी जैसे एसडीएम, डिप्टी एसपी जैसी, वहाँ पर आर्ट्स बैकग्राउंड के या हिंदी मीडियम वाले बच्चे कम सेलेक्ट हो पा रहे थे। इसलिए सरकार ने 2023 से सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट को ख़त्म किया है। तो क्या चेंजेस किए हैं हम उन पर भी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम सबसे पहले
टॉपिक पद एवं वेतन की तरफ। पोस्ट एंड सैलरी। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो जैसे हम लोग मैक्सिमम यूपीपीसीएस के बारे में आप लोग हों या मैं हूँ, हम लोगों को न्यूज़, आसपास के लोग या यूट्यूब, इनके माध्यम से ही यूपीपीसीएस के बारे में पता चलता है कि हाँ ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है, और साथ में पता चलता है कि इससे हमें एक अच्छे पद वाली जॉब मिलती है जिसमें हमारे नाम आते हैं सामने, एसडीएम, डिप्टी एसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, श्रम आयुक्त, बीएसए, इस तरह के लोग। हम इतनी ही कुल मिला के 10-15 पोस्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन जब आप यूपीपीसीएस का जो नोटिफिकेशन है उसे ध्यान से देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे। यूपीपीसीएस में 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, कुल मिलाकर लगभग 62 पोस्ट शामिल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 61, 60 प्लस 60 प्लस पोस्ट यहाँ पर यूपीपीसीएस द्वारा भरी जाती हैं। 60 से अधिक पदों पर भर्ती की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि सभी 60 पदों पर भर्ती हर वर्ष नहीं आती है। कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटीज़ वाली जो वैकेंसी हैं वो अलग अलग सालों में आती रहती हैं, लेकिन जो कॉमन पोस्ट हैं हम उनके बारे में चर्चा करते हैं जो हर साल आती हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के। जो इसमें सबसे पहला है डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम। इसका सपना हर तैयारी करने वाले एक बच्चे का होता है। दूसरा डिप्टी पुलिस उपाधीक्षक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसे हम बोलते हैं डिप्टी एसपी। खंड विकास अधिकारी, बीडीओ। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, एआरटीओ। असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यकर, जिला कमांडेंट होम गार्ड। इस तरह से कई एग्ज़ाम आते हैं। ये कुछ पोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आगे लिखी हुई होंगी, आप लोग देख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार, बीएसए, श्रमायुक्त, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इस तरह से ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट पद हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, अधीक्षक कारागार। तो ये पद हैं, इन्हें आप लोग देख लेंगे। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा, आप लोग वहाँ से इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा वेतन। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर हमको इसमें पैसा कितना मिलेगा, और वो भी 1 नंबर, 2 नंबर नहीं, 1 नंबर का, हमारी सैलरी कितनी होगी। तो यूपीपीसीएस का जो ग्रेड पे है, इसमें 4600 ग्रेड पे से 5400 ग्रेड पे तक की नौकरियां, 5400 ग्रेड पे तक के पद शामिल हैं। 4600 ग्रेड पे अगर किसी को मिल रहा है तो लगभग उसका स्टार्टिंग सैलरी लगभग 60,000, और 5400 वाले की लगभग 70 से 75,000 आसानी से मिल जाएंगे। ये एक टेंटेटिव है, ऐसा नहीं कि अब आप लोग बोले नहीं सर 60 नहीं 65 बनेगा, 63 बनेगा। ये एक अनुमान है। इन सारी पोस्ट में केवल एक नायब तहसीलदार का पद है जो कि 4200 ग्रेड पे का है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी 55,000 के आसपास बनेगी जाके। तो ये हमने आपको सैलरी देखी, बहुत ही अच्छी एक सैलरी है, अच्छे ग्रेड पे की ये एक नौकरी है। अब हम देखेंगे अब ऐसी नौकरी पाने के लिए हमें कितनी एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, हमारी शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए जो हम इस एग्ज़ाम को दे पाएँ। इसमें 2 तरह के पद होते हैं जो मैंने बताया ऊपर, एक सामान्य होता है, एक स्पेशल एजुकेशन वाला होता है, स्पेशल क्वालिफिकेशन वाला। तो हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो सामान्य पद, जिनमें आवेदन की अंतिम तिथि तक, इस बात को ध्यान रखना है, जिस दिन अगर 2000 मान लो 2024 में जब फॉर्म निकलेगा तो 2024 में फरवरी में लगभग फॉर्म आएगा और मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा। तो मार्च के अप्लाई करने के लास्ट दिन तक आपको स्नातक में डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपके पास स्नातक में डिग्री होनी चाहिए। जो लोग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, वो लोग भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दूसरा, कुछ विशेष पद जिनके लिए विशेष अर्हता की आवश्यकता है,
इनमें शामिल हैं, जैसे कि देख लेते हैं उप निबंधक, अभी मैंने बताया, सब रजिस्ट्रार, सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन ARTO, इन पदों के लिए लॉ ग्रेजुएट होना आवश्यक है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, BSA, इसे BSA बोलते हैं, BSA, DIOS, अच्छे पोस्ट हैं, ये सारी पोस्ट अच्छी हैं। इनके लिए PG होना चाहिए, आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, इसके लिए वाणिज्य कॉमर्स में ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। कुछ पद B.Ed वालों के लिए हैं, जिस वरिष्ठ प्रवक्ता, डाइट में जो वरिष्ठ प्रवक्ता बनते हैं उसके लिए आपके पास B.Ed होना चाहिए। केमिस्ट्री वालों के लिए भी, जो केमिस्ट्री से MSc किए हुए हैं जो लोग, उन लोगों के लिए कुछ पद हैं। कुछ पद MBA वालों के लिए हैं स्पेशल, कुछ सोशियोलॉजी वालों के लिए पद हैं स्पेशल पद। तो इस तरह से अलग अलग लोगों, अलग अलग स्पेशल क्वालिफिकेशन वालों के लिए अलग अलग पद शामिल हैं। हालांकि सारे पद हर वर्ष नहीं आते हैं, तो इन्हें आप देख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे जब हम देखेंगे इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो, उसमें प्री, मेंस और एक इंटरव्यू होता है। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिनमें इंटरव्यू नहीं होता है, सीधे लिखित परीक्षा के माध्यम से ही सिलेक्शन होता है, जैसे प्राविधिक सहायक भूभौतिकी। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से भूभौतिकी यानी जियोफिजिक्स, प्रायोगिक भूभौतिकी, भूगर्भशास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भशास्त्र में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि BSc स्तर पर भौतिक शास्त्र गणित के साथ होनी चाहिए। एक तो स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए इन सब्जेक्ट में। दूसरा, BSc के स्तर पर आपके पास फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। दूसरा, कर निर्धारण अधिकारी, इसमें 55% अंकों सहित कॉमर्स या अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने कुछ पद देखे। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है, जब फॉर्म आएगा तो विशिष्ट अर्हता वाले पदों, अगर मान लिया आपके पास कॉमर्स में या अर्थशास्त्र में डिग्री है और कर निर्धारण अधिकारी की पोस्ट आई हुई है, तो आपको वहाँ पर जब फॉर्म भरेंगे तो विशिष्ट अर्हता वाले कॉलम में यस का विकल्प चुनना होगा, तभी आप उस पद के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो वो जब फॉर्म आएगा उस समय की बात है, तब मैं फिर बताऊंगा आप लोगों को। अभी चिंता करने की कोई बात नहीं, अभी बस इतना देख लेना है कौन कौन से पद शामिल हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, आप लोग किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इतनी चीज़ों को आपको अभी देखना है। आगे अब हम बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। आखिर क्या फिजिकल आपके लिए होना चाहिए। इसमें वैसे तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन कुछ जो पद हैं उनके लिए एक आपके पास मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जैसे कि पुलिस उपाधीक्षक पद, डिप्टी SP की जो पोस्ट है उस पर, उसके लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु जनरल, OBC और SC की 165 सेंटीमीटर में हाइट होनी चाहिए। बिना फुलाए उनका सीना 84 और 89 फुलाने पर होना चाहिए। ST के लिए 160, 79, 84 अलग अलग क्राइटेरिया। ये महिलाओं में अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं का अलग, ये कैटेगरी अलग अलग आप देख लेंगे आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या आप डिप्टी SP के लिए योग्य हैं या नहीं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सभी श्रेणियों की महिलाओं हेतु न्यूनतम वजन, महिलाओं में न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए, पुरुषों के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जिला कमांडेंट, इसमें भी आपको पुरुष अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी 165, 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। पुरुष अभ्यर्थी कुमायूं और गढ़वाल मंडलों और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 160 की हाइट चाहिए। यहाँ से आप चेक कर लेंगे किस पोस्ट के लिए आप फिजिकली एलिजिबल हैं। अधीक्षक कारागार का पद, ऊंचाई आपकी 168 होनी चाहिए। अगर आप कुमायूं और गढ़वाल संभाग के अभ्यर्थी हैं देहरादून से और यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो 163 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सीना 81.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86.3 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, और 6x6 की आपकी दृष्टि, आई विजन आपका होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है अधीक्षक कारागार के लिए, सुपरिंटेंडेंट जेलर के पद के लिए। इस तरह से आबकारी निरीक्षक के पद के लिए 167 और 147 हाइट। उपकरापाल के पद हेतु 168 पुरुष के लिए, 152 महिलाओं के लिए हाइट। ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, यहाँ पर आपके दी हुई है। जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी
पुरुष अभ्यर्थी, अनुसूचित जनजातियों के लिए 160, पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले 162, अन्य अभ्यर्थियों के लिए 167.7 सेंटीमीटर की हाइट होनी आवश्यक है। ये सीना, ये महिला अभ्यर्थियों के बारे में दिया गया है। तो ये फिजिकल मेजरमेंट के बारे में आपको बताया गया है, यहाँ आप लोग चेक कर लेंगे। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, किस एज ग्रुप के लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो 1 जुलाई विज्ञप्ति वर्ष को 21 वर्ष से कम व 40 वर्ष से अधिक नहीं। 1 जुलाई मतलब जब 2023 में जब फॉर्म आया था तो 1 जुलाई 2023 को जो लोग 21 वर्ष के हो रहे थे वो लोग, और जो 40 वर्ष से ऊपर नहीं हो रहे थे वो लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, अलग अलग कैटेगरी में आयु सीमा में छूट भी दी जाती है। अगर आप दिव्यांगजन, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 15 वर्ष की आपको छूट है अधिकतम। आप 55 वर्ष की आयु तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से हैं अगर आप लोग, और खिलाड़ी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारी हैं, ये सारे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी होने चाहिए। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट है। आप अधिकतम 45 वर्ष की आयु तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके साथ ही जो एक और छूट सीमा, उत्तर प्रदेश के आपात अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक, इनको सेना में की गई सेवा अवधि प्लस 3 वर्ष की छूट अनुमान्य है। जब तक इन्होंने आर्मी में या सेना में काम किया है तब तक तो एग्ज़ाम दे ही सकते हैं साथ में, उसके बाद भी 3 साल के लिए उनको छूट दी गई है। अगली छूट स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए है। केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र, पौत्र से मतलब पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र, दोनों में से, एवं पौत्रियाँ, पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री, विवाहित अविवाहित, यही शामिल हैं। इससे अलग भतीजे भतीजी इसमें शामिल नहीं हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का कोटा लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप तभी वैलिड होंगे जब आप इस तरह से संबंधित होंगे किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे वैवाहिक परिस्थिति के बारे में, मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप मैरिड हों या अनमैरिड हों आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बस एक कंडीशन ये है कि आपकी, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी एक से अधिक जीवित वाइफ नहीं होनी चाहिए, और अगर आप महिला हैं तो आपके एक से अधिक जीवित पति नहीं होने चाहिए, वो लोग पात्र नहीं हैं। और अगर कुछ लोग जो जिनके कस्टम में ऐसा है जहाँ एक से ज़्यादा शादियाँ अलाउड हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, जब उन्हें राज्यपाल महोदय अपनी अनुमति दे दें तभी वो इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट जिस पे चर्चा हम करेंगे, प्रयासों की संख्या, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितने बार हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम जो परमिसिबल एज है तब तक आप इस एग्ज़ाम को दीजिए, कोई भी अटैम्प्ट, नंबर्स ऑफ अटैम्प्ट नहीं है, आप कभी तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देख लीजिए, ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, सी सेट क्वालिफाइंग है, 33% लाने अनिवार्य हैं, सी सेट में आपको 33% 1/3 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। OMR केवल ब्लैक बॉल पॉइंट के प्रयोग से ही आप फिल करेंगे। तो ये सब बेसिक बातें आप जानते हैं। अब हम चलते हैं मुख्य परीक्षा की तरफ। तो इस तरह अभी तक के 6 पॉइंट्स में हमने देखा एग्ज़ाम के नेचर के बारे में, एग्ज़ाम का नेचर क्या है, कौन कौन सी पोस्ट एग्ज़ाम में शामिल हैं, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं, ऐसी चीज़ें बेसिक नेचर हमने एग्ज़ाम का अब देखा अभी तक। अब यहाँ से हम आगे एग्ज़ाम के दूसरे महत्वपूर्ण चरण के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया। आखिर जो महत्वपूर्ण पद हमने, आधिकारिक पोस्ट हमने देखे, SDM, डिप्टी SP, तहसीलदार, ARTO, सब रजिस्ट्रार, ऐसी अच्छी पोस्ट के बारे में हमने जाना अभी तक। अब हम आगे ये जानेंगे कि इन पोस्ट को आखिर हम कैसे पा सकते हैं, आखिर वो कौन सा प्रोसेस है, क्या चयन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम इन पदों पर सिलेक्शन पा सकते हैं। तो हमारा ये 7वां पॉइंट इसी से संबंधित है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है UPPCS के एग्ज़ाम का। UPPCS का एग्ज़ाम 3 चरणों में आयोजित होता है। प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम,
मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जाम और साक्षात्कार इंटरव्यू, तीनों ही चरण के बाद जब फाइनल मेरिट बनती है तब जाके सिलेक्शन होता है किसी का। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपको फिर से यहाँ से ही शुरुआत करना पड़ेगा। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा में रह जाते हैं, मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं कि अगली बार आपको सीधे मेंस या मुख्य परीक्षा ही देनी पड़ेगी। आपको ये प्रोसेस यहाँ से प्री से प्रारंभिक परीक्षा से पुनः रिपीट करना पड़ेगा। और अगर आप मान लिया इस बार 2024 में अगर आप इंटरव्यू तक पहुँच जाते हैं, प्री भी पास करते हैं, मेंस भी पास करते हैं और इंटरव्यू देते हैं, लेकिन फिर आपका अगर सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें अगर आपका नाम नहीं आता है तो अगली बार 2025 में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये प्रोसेस प्री के लेवल से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है इस एग्ज़ाम का। अब आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है, मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है, आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने नंबर का पेपर आता है, कितने प्रश्न आते हैं, ये सब चीज़ों को हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। प्री का जो एग्ज़ाम है ये 2 चरणों में आयोजित होता है। एक ही दिन 2 एग्ज़ाम होते हैं इसमें, ये GS1 और GS2। GS1 और GS2, इसे GS2 को बेसिकली CSET के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये 2 चरण में एग्ज़ाम होता है। पहला एग्ज़ाम सुबह 9:30 से 11:30 और दूसरा एग्ज़ाम शाम को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, लगभग इसी टाइमिंग पे एग्ज़ाम होता है। दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन में होते हैं, पहली पाली में और दूसरी पाली में। प्रारंभिक परीक्षा का GS1 का जो या सामान्य दिन 1 का जो प्रश्न पत्र है उसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्णांक 200 का होता है, समय 2 घंटे का होता है। दोनों ही एग्ज़ाम 2 घंटे के होते हैं, 2 आवर्स, और दोनों का टोटल 200 मार्क्स होता है। लेकिन एक अंतर, जो GS1 है उसमें 150 प्रश्न आते हैं और GS2 में कुल 100 प्रश्न आते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखने वाली ये है कि GS2 जो है CSET का पेपर है, ये आपके लिए सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का है, जिसमें आपको 33% अंक लाना अनिवार्य है। इसके अंक आपकी फाइनल जो प्री की मेरिट बनेगी, प्री की मेरिट लिस्ट में आपके अंक ये नहीं जुड़ेंगे CSET के। जो प्री की मेरिट लिस्ट बनेगी वो GS1 के अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। साथ ही साथ दोनों ही पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न काट दिया जाएगा। तो इस तरह से 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है दोनों ही प्रश्न पत्रों में। दूसरा, ये हमने देख लिया CSET 33% अंक केवल क्वालिफाइंग है। OMR में केवल ब्लैक बॉल पॉइंट का प्रयोग की अनुमति होती है। ये बेसिक सी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या है? मुख्य परीक्षा में हमारे 8 पेपर होते हैं। GS 4 GS के अभी तक क्या होता आया था, इसमें 1 हिंदी, 1 निबंध, 4 GS और 2 ऑप्शनल के पेपर होते थे। लेकिन अब जबकि सिलेबस बदल गया है तब यहाँ पर अब 1 हिंदी, 1 निबंध और 6 GS के पेपर होने लगे हैं। अब धीरे एक 1 बाई 1 करके हम उनके बारे में देखेंगे और उनका सिलेबस भी हम देखेंगे। जो हमारा पहला प्रश्न पत्र होगा, जो पहले दिन होगा, वो सामान्य हिंदी का होगा पहली मीटिंग में। मुख्य परीक्षा में पेपर डेली होते हैं, 1 और 2 मीटिंग में होते हैं। एक पेपर सुबह 9 से 12 और दूसरा पेपर शाम को 2 से 5, लगभग इसी टाइमिंग पे पेपर होते हैं आपके और कंटिन्यूस होते हैं। जैसे अभी जो 26 तारीख से पेपर शुरू हुए तो 26, 27, 28, फिर एक दिन का गैप रहेगा, 29 का गैप, 30 को पेपर होंगे। इस तरह से पेपर होते हैं। और कोई अगर छुट्टी मिल जाए, त्यौहार पड़ जाए तो कभी कभार हो सकता है आगे पीछे भी 1-2 दिन का गैप मिल जाए। जनरली लगातार पेपर होते हैं, डेली 2 पेपर होते हैं, तो काफ़ी हेक्टिक होता है। उन सब के बारे में चर्चा आगे करेंगे। तो अभी देखते हैं कि हमारा पेपर 1 क्या है। प्रश्न पत्र पहला हमारा सामान्य हिंदी का, 3 घंटे के सारे पेपर होंगे। हिंदी का पूर्णांक 150 अंक का होगा, 150 अंक का। प्रश्न पत्र 2 निबंध होगा, इसका भी पूर्णांक 150 अंक का होगा। हिंदी और निबंध
इन 2 प्रश्न पत्र जो पहले दिन के पेपर होंगे ये 150 अंकों के होंगे। समय इनका 3 घंटे ही होगा। अगले दिन जो पेपर 3 और 4 होंगे वो सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2 होंगे। फिर उसके अगले दिन प्रश्न पत्र 5 और 6 सामान्य अध्ययन 3 और 4। फिर अंत में अभी जो पहले हमने बताया कि वैकल्पिक विषय होता था 7 और 8, तो अब वैकल्पिक विषय ना होकर यहाँ पर भी ये जनरल स्टडीज़ के ही एग्ज़ाम इसमें होने लगे हैं। जनरल स्टडीज़ 5 और GS 6। आपके GS के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे 3 घंटे का उनका एग्ज़ाम होगा, लेकिन उनका पूर्णांक जो है टोटल 200 अंक का होगा। जहाँ पर हिंदी और निबंध 150 अंक के थे, वहीं पर आपके GS के पेपर 200 अंकों के होंगे। मुख्य परीक्षा आपकी जो होगी वो हिंदी और इंग्लिश में होगी। आप लोग किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन हाँ बस ध्यान इतना रखना है कि अगर आपको सिर्फ एक लैंग्वेज लिखनी है एक पेपर में, अगर आपने हिंदी में लिखा है तो पूरा हिंदी में लिखिए। ऐसा नहीं कि एक पेपर हिंदी में आपने लिखा एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपने इंग्लिश में लिखा। आप पूरा पेपर एक हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लैंग्वेज ऑफ आंसर हिंदी में देवनागरी लिपि, अंग्रेजी में रोमन लिपि और उर्दू में पर्शियन स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात। अंक कटौती। मेंस का पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको लिखना होता है। प्री का पेपर बहुविकल्पी होता है, आपको टिक लगाना होता है। तो प्री में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप मेंस के एग्ज़ाम में लिखते हैं तो वहाँ वर्ड लिमिट दी हुई होती है। आपको 125 शब्द और 200 शब्द के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर आप 125 शब्दों का जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें अगर आप 100 ही शब्द लिखते हैं मान लिया, या ज़्यादा लिख देते हैं, 150 शब्द लिख देते हैं, 5-10 शब्द 100 तो चलता है, जैसे 120 लिख दिया या 130 लिख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा अंतर मालूम पड़ता है तो आपको पेनल्टी लगती है आपके ऊपर, आपके अंक काट दिए जाते हैं। ठीक इसी तरह +-10 यहाँ भी होता है। 200 शब्दों का जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसमें आप कम से कम 190 या ज़्यादा से ज़्यादा 210 शब्द लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आप 150 ही लिख दें या 250 तक लिखते चले जाएं तो आपके अंक देने की बजाय आपके अंक काट लिए जाएंगे। ये बात हम जब आगे चर्चा करेंगे मेंस आंसर राइटिंग के बारे में इन सब के, तब उन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। अगला जो उत्तर पुस्तिका आएगी वहाँ में जो भी आपको मेंस में उत्तर पुस्तिका मिलेगी, बुकलेट मिलेगी, आंसर बुकलेट, वहाँ पर कहीं भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है। नाम अगर आप लिख दें गलती से भी तो आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक बातें आप ध्यान रखेंगे। अभी तक हमने देख लिया कि मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न क्या है, इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितने प्रश्न पत्र होते हैं, कितना समय मिलता है, कितना पूर्णांक होता है। अब हम बात करेंगे प्री के बारे में कि प्री के बारे में अगर हम बात करेंगे, कट ऑफ जब बनती है वो GS 1 के पेपर से बनती है। CSET का जो GS 2 का पेपर होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है, उसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। GS 1 के पेपर से जब मेरिट बनती है तो एक शर्त इसमें साथ में शामिल है कि इसमें आपको कम से कम 40% अंक लाने ही लाने हैं, यानी कि मेरिट 40% से कम नहीं हो सकती। ये प्री और मेंस दोनों में न्यूनतम दक्षता मानक है। ये मिनिमम एग्ज़ाम आपको इतने चाहिए ही है। अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाती है, 35% आपका एलिजिबिलिटी हो जाएगी। कुल मिला के कहना ये है कि अगर आपका मेंस का टोटल 1000 का है तो आपको कम से कम 400 अंक प्राप्त करने ही हैं, तभी आप रेस में शामिल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। और SC ST के लिए 350 अंक लाने ही लाने होंगे। आगे इसको डिटेल में हम बताएंगे। अभी एग्ज़ाम के व्यू के बारे में हम बता रहे हैं जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया लग सके। मैंने डेली टारगेट आप लोगों को दिए थे, उसमें सिलेबस को देखना भी शामिल था, तो आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा। और जिन लोगों ने नहीं देख पाया है उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं लाया हूँ, वो इस सबको सिलेबस देखेंगे, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख के ये जान जाएंगे कि क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है। जो ऊपर मैंने पॉइंट बताए उन सब के बारे में डिटेल में आप इसमें जान जाएंगे। तीसरा
इंटरव्यू, इसमें जो इंटरव्यू हमने बताया तीसरा जो चरण है, अगर आप प्री और मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का आपका होगा। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर बनेगी। प्री के मार्क्स इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। प्री भी आपके लिए केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। प्री केवल आपको मेंस में पहुंचाने का एक जरिया है। प्री के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। सी सेट के मार्क्स आपके प्री के सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाएंगे और प्री के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब महत्वपूर्ण बात हम चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में। आखिर पाठ्यक्रम क्या है, GS 1 का पाठ्यक्रम क्या है, ये सब सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। एक एक लाइन अगर पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप लोग इस सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को एक सिलेबस का आइडिया लगे, तो आप लोग यहाँ देखते चलेंगे। प्री में GS के 1 में आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ आएंगी, भारत का इतिहास आएगा। इस तरह देखेंगे आप, इतिहास है, भारत एवं विश्व का भूगोल शामिल है, संविधान, राजनीति शामिल है, भारतीय राजनीति यानी पॉलिटी शामिल है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी ये इकोनॉमी शामिल है, पर्यावरण पारिस्थितिकी शामिल है और सामान्य विज्ञान शामिल है। तो इस तरह से ये 7 टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे। इनसे संबंधित करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे। और कहने के तो इसमें लिखा जाता है, अभ्यर्थियों से यह उपचित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो। लेकिन यहाँ सामान्य कुछ भी नहीं होता है। प्रश्न अच्छे खासे आने लगे हैं। अब एग्ज़ाम का लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो आपको मेहनत भी उसी हिसाब से ज़्यादा करनी पड़ेगी। भरोसा रखेंगे, तैयारी करते रहेंगे, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। जो भी समस्या आएगी उसे दूर करने के लिए हम आपके लिए तत्पर हैं। ये इंग्लिश में सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं। सी सेट दूसरा जो पेपर है प्रीलिम्स का, इसको 33% इसमें मार्क्स लाने हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन आएगा, गद्यांश दिया होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी क्वेश्चन आंसर आपको उसके बताने होंगे। हिंदी में व्याकरण थोड़ी सी आएगी, समास पूछ लिया, स्वर व्यंजन पूछ लिया, विलोम शब्द पूछ लिया, वाक्य शुद्ध अशुद्ध पूछ लिया, मुहावरा पूछ लिया। अंतर व्यक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, यानी कम्युनिकेशन पूछा जाएगा। और पूछा ही नहीं जाएगा, इसके अच्छे खासे प्रश्न आएंगे। लगभग 1/3 या 30 प्रश्न इसके आएंगे, 25 से 30, इन 3 टॉपिक के जो कम्युनिकेशन का पूरा सिलेबस होता है। सामान्य बौद्धिक योग्यता, रीजनिंग, सिंपल रीजनिंग आएगी, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर, सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर, ये ऊपर मैंने बता दिया है। विलोम, मुहावरे आदि पूछेगा। इंग्लिश में स्पेलिंग चेक करने के पूछेगा, एंटोनियम पूछ लेगा, सिनोनियम पूछ लेगा, इस तरह से चीज़ें इंग्लिश में भी पूछ लेगा। तो ये सी सेट का सिलेबस है। दिक्कत कुछ नहीं, कोई भी इसमें समस्या नहीं आएगी। आप लोग आसानी से सी सेट क्वालिफाई कर ले जाएंगे। प्रारंभिक, फिर से वही बात, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले विषय, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछना है। आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, आगे मैं बताऊंगा सी सेट, अगर किसी की गणित या इंग्लिश या कोई एक सब्जेक्ट कमज़ोर है, फिर भी आप सी सेट को कैसे क्वालिफाई करें, मैं उस पर भी आगे चर्चा करूँगा। इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस, आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स यहाँ से देख लेंगे। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में। मेंस एग्जाम का सिलेबस, हिंदी का जो प्रश्न पत्र है, बहुत संक्षिप्त सिलेबस है और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी रैंक डिसाइड करेगा। आने वाले दिनों में जब मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसमें हिंदी का अच्छा खासा स्थान दूंगा, जिससे आप लोग हिंदी को कम समय ना दें। होता क्या है कि जनरली ज़्यादातर लोग हिंदी को हल्के में लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं देते हैं और हिंदी से जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट नहीं ले पाते हैं। हिंदी कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट वाला सब्जेक्ट है। आप इनपुट थोड़ा सा देंगे, बहुत ज़्यादा आउटपुट आपको आउटपुट देगा जीएस के कंपैरिजन में। तो इन सब पे चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ हम सिलेबस पे चर्चा करते हैं। दिए हुए गद्य खंड का अवबोध व प्रश्नोत्तर, एक गद्य खंड आएगा, उसकी लाइन उसमें दिया होगा, अंडरलाइन किया हो, इसलिए अंडरलाइन का अर्थ लिखें, इसके ऐसे प्रश्न का उत्तर दें। संक्षेपण लिखना आएगा, शीर्षक बताने के लिए आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। सरकारी एवं सरकारी पत्र, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, इनका प्रारूप आएगा। ये 30-30 नंबर के 60 नंबर में आएंगे। ये 20 नंबर 10-10 नंबर के 20 नंबर में आएंगे। बाकी के ये सब्जेक्ट 70 नंबर में ये वाला पार्ट आएगा। हिंदी की स्पेशल वीडियो की सीरीज
पूरी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सब बताया है वहाँ पर मैंने। शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, बर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे, इतने टॉपिक हैं, आसानी से तैयार हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम दूसरा सब्जेक्ट है हमारा निबंध, ऐसे का। ऐसे 3 ऐसे लिखने के लिए आएंगे और 3 पार्ट में होंगे। पहला साहित्य और संस्कृति, दूसरा सामाजिक क्षेत्र, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र। खंड का में इन 3 टॉपिक से हमें ऐसे लिखने के लिए आएंगे। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये टॉपिक ऐसे बताए हुए हैं, साहित्य और संस्कृति के ऊपर आएगा। साहित्य और संस्कृति के ऊपर ऐसे नहीं आएगा, साहित्य और संस्कृति से संबंधित किसी टॉपिक पर ऐसे आएगा। सामाजिक क्षेत्र में ऐसा नहीं कि आप कुछ किसी भी सामाजिक क्षेत्र पर टॉपिक लिख देंगे, आपको दिया रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति, एनजीओ का योगदान, इन आदि के बारे में आपको टॉपिक एग्जाम हॉल में ही दिया जाएगा, जो कि इनसे संबंधित होगा। इसी तरह खंड खा में जो भी ऐसे दिए जाएंगे, 3 ऐसे होंगे, इनमें से एक करना है। हर खंड से आपको एक एक ऐसे करना है, इससे भी एक करना है, इससे भी एक करना है। इसमें विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित ऐसे आएगा। टॉपिक क्या होगा वो एग्जाम में लिखा होगा प्रश्न पत्र में। आर्थिक क्षेत्र में कृषि, उद्योग एवं व्यापार से संबंधित और ऐसे आएगा। खंड गा में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बाढ़, सूखा आदि से संबंधित, राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजनाओं से संबंधित ऐसे आएंगे। 3 ऐसे आपको लिखने हैं 3 घंटे में, समय पर्याप्त रहेगा आपके लिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम जीएस की तरफ। जीएस, अब हमारे जो 6 पेपर होने वाले हैं उसमें जीएस का जो पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन 1, उसमें जो शामिल होंगे इतिहास, भारतीय विरासत और संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास। तो इसमें इतिहास शामिल है, विश्व का इतिहास भी आएगा इसमें, आर्ट एंड कल्चर भी आएगा, और भूगोल शामिल है, और भारतीय समाज शामिल है। इस तरह से इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी प्लस आर्ट एंड कल्चर, ये 4 से 5 बेसिक सब्जेक्ट्स शामिल हैं। इनका डिटेल सिलेबस आगे हमने दिया हुआ है, इसे आप देख लेंगे। ये डिटेल सिलेबस दिया है। मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था कि आप लोग सिलेबस को एनालिसिस करें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखें, तो आप पाएंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन सिलेबस के लिखे हुए हैं, जैसे कि महिलाओं के समाज और महिला संगठनों की भूमिका, गरीबी, विकास से संबंध, शहरीकरण और उनकी समस्याएं। मेंस में जो टॉपिक लिखे हुए हैं सिलेबस में, वो सीधे उठा के प्रश्न के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे, और आपने अगर एनालिसिस किया होगा तो आपने देखा होगा। ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है। इस सिलेबस पे और डिटेल में हम अगली वीडियोस में चर्चा करेंगे। अब इसमें जो उत्तर प्रदेश से संबंधित पार्ट है वो नहीं आएगा, और क्यों नहीं आएगा उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हमारा जो चौथा प्रश्न पत्र होगा, जो सामान्य अध्ययन 2 से संबंधित होगा, जो कि हम सामान्य अध्ययन 2 होगा, इसमें हमारी पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, शासन, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये 4 टॉपिक, 4 सब्जेक्ट शामिल होंगे GS 2 के सब्जेक्ट में। इनका डिटेल सिलेबस कुछ इस तरह से होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। सीधे यहाँ से भी आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना, सिलेबस में जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो आपको डायरेक्ट प्रश्न के रूप में प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। यहाँ भी जो उत्तर प्रदेश, अब जो पहले जब GS के 4 पेपर होते थे, तो GS के 3 पेपर में यूपी के पहला जो GS का पेपर होता था इतिहास का, भूगोल का, तो उसमें यूपी का इतिहास भूगोल पूछ लेते थे। दूसरा पेपर जो पॉलिटी का होता था उसमें यूपी की पॉलिटी पूछ लेते थे। तीसरा जो इकोनॉमी का पेपर होगा, अभी हम आगे देखेंगे, GS के तीसरे पेपर में यूपी की इकोनॉमी आदि से संबंधित प्रश्न पूछ लेते थे। लेकिन अब GS के पहले, दूसरे और तीसरे पेपर में इनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और क्यों नहीं पूछे जाते हैं इसके बारे में हम आगे बताएंगे। सामान्य अध्ययन तीसरा, टोटल 5वां प्रश्न पत्र जो है हमारा जनरल स्टडीज 3, इसमें हमारे जो टॉपिक शामिल हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, कृषि, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, और सुरक्षा मुद्दे, सिक्योरिटी इश्यूज़। ये 6 सब्जेक्ट शामिल हैं GS 3 में।
इनका डिटेल सिलेबस आपके सामने ये है, आप इसको देखेंगे। इसमें भी जो यूपी से संबंधित प्रश्न हैं ये नहीं पूछे जाएंगे। हमारा जो 6वां क्वेश्चन पेपर है GS 4 का, वो है एथिक्स का पेपर। नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता का प्रश्न पत्र है हमारा। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसके डिटेल सिलेबस के बारे में यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप आराम से देखेंगे। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, परिभाषा दीजिए, इसके उपयोग बताइए। पब्लिक सिविल सर्विस की वैल्यूज़ और एथिक्स बताइए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या काम है, कैसे उनको रेगुलेट करें। सारी चीज़ें सिलेबस से ही आपको सीधे प्रश्न मिल जाएंगे। बस आपको इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग सिलेबस को सबसे पहले प्रिंट कराएं और अपनी स्टडी टेबल के पास सिलेबस को रखें, और सिलेबस को डेली जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ें तो उसके पहले उसका सिलेबस देखें और उसके PYQ देखें। और आगे अगली स्ट्रेटजी वीडियो में बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। अब जो मैं आप अभी तक GS के पहले दूसरे और तीसरे पेपर में यूपी के स्पेशल जो क्वेश्चंस हैं उनको काटता आ रहा था, वो मैं क्यों काट रहा था, अब उसका आंसर हम देख लेते हैं। क्योंकि अब जो ऑप्शनल हटाया है सरकार ने, उसकी जगह जो GS के 2 नए पेपर आए हैं, प्रश्न पत्र 7, 8 या सामान्य अध्ययन 5 और 6, वो यूपी विशेष हैं, उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्पेशल के ही पेपर ऐड किए गए हैं। वहाँ से उठाकर और उनको डिटेल में रख करके पेपर 5 और 6 के रूप में सरकार ने लागू किया है। इसलिए अब हम GS 1, 2, 3 में यूपी के हमें प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, इनका एक अलग से पेपर होगा। 5वां जो प्रश्न पत्र होगा वो यूपी के इतिहास, ये हम लोग देख सकते हैं, इतिहास, वास्तुकला, ये स्वतंत्रता संग्राम, ये इतिहास है। ये सुशासन है, इसके पॉलिटी गवर्नेंस आ गई, इससे संबंधित है। भूमि सुधार, सुरक्षा से संबंधित मुद्दे। तो जनरल स्टडी 5 में हिस्ट्री और पॉलिटी आएगी, इतनी बात हमको समझ में आ गई है। जनरल स्टडी 6 में आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमी, राष्ट्रीय उद्यान, भूगोल, इसमें इकोनॉमी और ज्योग्राफी आएगी। तो GS का जो 5वां प्रश्न पत्र है उत्तर प्रदेश विशेष का, उसमें 5वें प्रश्न पत्र में इतिहास और उत्तर प्रदेश का इतिहास और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था आएगी। और प्रश्न पत्र 6 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं उत्तर प्रदेश का भूगोल पूछा जाएगा। इसलिए अब ये प्रश्न पहले जो GS 1, 2 में आते थे उत्तर प्रदेश से स्पेशल प्रश्न, अब वो वहाँ नहीं पूछे जाएंगे, अब इनका एक अलग से एग्ज़ाम होगा। तो ये हमने यूपी के बारे में, यूपी PCS 2024 के बारे में हमने सब कुछ देखा कि यूपी PCS का एग्ज़ाम क्या है, उसका नेचर क्या है, क्या योग्यता है, सारी चीज़ें हमने देखी। उनका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या है, एज लिमिट क्या है, वेतन क्या है। आप लोगों को मैं डेली टारगेट दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डेली टारगेट को फॉलो कर रहे होंगे। जिन लोगों के पास कोई सोर्सेज नहीं है, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपकी कोई भी अगर समस्या हो यूपी PCS की तैयारी से संबंधित, वो आप हमें वीडियो के कमेंट में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे पूछ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह की वीडियोज़ में मैं आपकी स्टडी को आसान कर बना सकूं और आपका समय व्यर्थ होने से बचा सकूं। आने वाले दिनों में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जल्दी ही यूपी PCS के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की क्विज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़कर आप डेली क्विज का रिवीजन कर सकते हैं। वो पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के आधार पर ही आधारित होगा और हम बताएंगे उसको कैसे, मतलब आपको अटैम्प्ट करना है और कैसे क्या करना है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अब स्ट्रेटजी के बारे में। अब जो हमारे पास लगभग 9 महीने का समय बचा हुआ है, 15 मई हम मान लेते हैं हमारे पास है, तो लगभग 9 महीने का समय जो हमारे पास बचा है, उसमें हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जो हम पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ। और इतना सारा जो हमने इतने सिलेबस देखा डिटेल में, उनके नोट्स बनाएं, और उनको कैसे कवर करें, क्या करें, तैयार करें, जिससे कि हम अपनी मनपसंद पोस्ट पे सिलेक्शन पा सकें। तब तक आप लोग डेली टारगेट फॉलो करते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।